अध्याय 41। मैं सचमुच एक बारबेक्यू स्टैंड खोलना चाहता हूँ। सार्थक चकित रह गया। क्या ब्रह्मांड में बिल्कुल वैसा ही पौधा हो सकता है? हालांकि यह स्ट्रॉबेरी देखने में मुट्ठी जितनी बड़ी लगती है, लेकिन ये फिर भी स्ट्रॉबेरी ही है, चाहे ये कितनी भी बड़ी हो जाए। ली गैंग ने परिचय देते हुए कहा, अरे स्वामी जी, इसे लाल फल कहते हैं। मैंने इसे पहले भी खरीदा है। इसके रंग के कारण मुझे लगा कि यह कोई आध्यात्मिक फल है, लेकिन इसे खाने के बाद मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये तो बस स्वादिष्ट है। ली गैंग ने होठों को चटकाते हुए समझाया, लेकिन दुर्भाग्य से एक मध्यम श्रेणी के मोती के बदले एक स्ट्रॉबेरी लेना बहुत खर्चीला था, और उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह केवल ईर्ष्या से देख सकता था। सार्थक हंस पड़ा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इसे खाने के बाद आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। स्ट्रॉबेरी कब से जादुई फल बन गईं? जब सार्थक ने गौर से देखा तो वह अवाक रह गया। आखिर वहां क्या क्या था? उसने सेब के आकार के अंजीर, मुट्ठी के आकार के किशमिश, साथ ही खजूर, परसिमन, आड़ू, चेरी, ये सभी कई गुना बड़े थे। इसके अलावा वहां कई फूल भी थे। काफी देर तक खोज करने के बाद सार्थक को कई ऐसे फूल मिले जिन्हें वह पहचानता था, जैसे गुलाब, जंगली सेब के फूल, क्लिविया, गुलदाउदी, पेयोनी आदि। रंग के लिहाज से इनमें से हर एक फूल धरती पर एक दुर्लभ रत्न होता। आसपास देखने पर लगभग 1000 किस्में थीं, जिनमें से मैंने सार्थक की लगभग 100 किस्मों को पहचान लिया। रुको, आलू। तरबूज के आकार का आलू देखकर सार्थक की आंखें चमक उठीं। इस विचित्र दुनिया में सचमुच आलू मौजूद थे। आगे देखने पर सार्थक को मूली, शकरकंद, मूंगफली, लाल मिर्च, लहसुन दिखाई दिए। हे भगवान, लहसुन! उंगली जितनी लंबी लहसुन की कली को देखकर सार्थक को तुरंत लहसुन से बनी झींगा मछली की याद आ गई और उसने मुश्किल से अपनी घबराहट को निगला। दुर्भाग्यवश सार्थक को निराशा हुई, क्योंकि यहाँ सब कुछ अलग अलग बेचा जा रहा था, जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर था। उसे तो ये भी लगा कि गांव का मुखिया भी शायद इसे खरीदने में सक्षम न हो। फिर सार्थक ने दर्जनों और परिचित पौधों की प्रजातियों की खोज की, और ये तो केवल वे प्रजातियां थीं जिन्हें वह पहचानता था। संभवतः हजारों और प्रजातियां थीं जिनके बारे में उसे पता नहीं था। सार्थक हौंफते हुए बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और बोला, दादाजी, अगर आप ये मसाले नहीं बेच पाए तो क्या करेंगे? बूढ़े आदमी ने आलस से अपने होठों को चाटा, घड़े से एक घूंट शराब पी ली और कुछ घूंट पीने के बाद बेमन से बोला, अगर ये बिक नहीं रहे हैं तो इन्हें जमीन में गाड़ दो। प्रकृति का चक्र अपने आप दोहराएगा और ये फिर से उगाएंगे। सार्थक अवाक रह गया। तो अगर बिक न पाए तो जमीन पर फेंक देते हो? क्या ये बर्बादी नहीं है? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और सार्थक की ओर देखा। तुम्हें चाहिए? मुझे पैसे दे दो। सार्थक, इतने ज्यादा नहीं। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहां से चले जाओ। मेरी नींद खराब मत करो। सार्थक का चेहरा उतर आया। खजाने में प्रवेश करके खाली हाथ लौटना उसकी आदत नहीं थी। उसे लगभग यकीन था कि यह बूढ़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, अन्यथा ये जगह बहुत पहले ही लूट ली गई होती और यहाँ एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता। काफी देर की चुप्पी के बाद सार्थक ने कहा, दादाजी, मुझे लगता है कि कोई भी आपके बगीचे पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या मैं आपकी मदद करूं? बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोले बिना ही कहा, छोटे बदमाश, जब तुम्हारी भीतरी आत्मा जागृत हो जाए तब वापस आना। सार्थक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है। वापस लौटते समय सार्थक ने कई बार पीछे मुड़कर देखा। लहसुन, लहसुन वाले क्लैम्स, लहसुन वाले झींगे, इनके बारे में सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गया। अगर उसे पहले इन चीजों के बारे में पता न होता तो अच्छा होता। अब जब उसे पता चल गया था तो वह हार नहीं मान सकता था। आखिरकार उसे इस वीरान जगह पर बहुत लंबे समय तक रहना था। ली गैंग पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। युवक, ये बूढ़ा व्यक्ति हद से ज्यादा घमंडी है। क्या हमें इसे सबक सिखाना चाहिए? साथ ही वे आध्यात्मिक फल वास्तव में बेकार हैं, और अगर हैं भी तो उनका असर नगण्य है। क्या आप सचमुच इस बूढ़े आदमी को खेती में मदद करने जा रहे हैं? सार्थक, तुम उससे निपटने वाले हो। गंगजी, क्या तुम्हें पता है कि गुंडे सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? सार्थक, किसी को गलत समझना सबसे बुरी बात है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुमने इस बूढ़े आदमी से पंगा लेने की हिम्मत की तो वह तुम्हें तैरते हुए द्वीप से एक हाथ से सीधे समुद्र में फेंक सकता है। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता? मैंने तो कभी इस बूढ़े आदमी को किसी से लड़ते हुए नहीं सुना। सार्थक उस आदमी को समझाने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने पूछा, गंग जी, तुम्हारे हिसाब से पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका क्या है?
बिना सोचे समझे ली गैंग ने जवाब दिया, सुरक्षा शुल्क वसूलने के लिए। रोल। सार्थक गहरे चिंतन में डूबा हुआ चल रहा था। समुद्र में मछलियां छोड़े बिना वह छोटी मछलियों का झुंड नहीं बना सकता था, और छोटी मछलियों के झुंड के बिना वह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता था। हालांकि उसके पास लौह मछली शरीर को मजबूत करने वाले तरल की 10 बोतलें थीं, फिर भी उसने उनका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर वह छठे स्तर पर पहुंचकर उसे पार कर ले और उस स्तर को पार कर ले और वह इसे नियंत्रित न कर पाए? उसके पास इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। स्कूल की बात करें तो हम आत्मा निगलने वाली मछली का सूप नहीं पी पाएंगे। क्या हमें बाजार से मछली खरीदनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही खर्चीला है। आह, मैं तो सच में एक बारबेक्यू स्टैंड खोलना चाहता हूँ। सार्थक ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब बस एक ही रास्ता बचा है। गंग जी, जाओ कुछ शराब खरीद लाओ। ली गैंग। युवा मालिक, आपको कितने पाउंड चाहिए? सार्थक, अरे पहले 100 पाउंड से कोशिश करते हैं। फुफकार। ली गैंग लगभग अवाक रह गया। ये क्या, 100 पाउंड? सार्थक, जब मैं कहूं तभी खरीद लेना। जी हाँ युवा स्वामी। ... एक दिन बाद अंततः सार्थक किसी तरह एक घड़ा तेज शराब बनाने में कामयाब हो गया। तैरते हुए द्वीप पर अल्कोहल की मात्रा बहुत कम थी। हालांकि उसे मछली के सिर को किण्वित करके शराब बनाने का तरीका नहीं पता था, लेकिन उसने सोचा कि जब तक ये शराब है वह इसे शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद 50% अल्कोहल की मात्रा वाली एक घड़ा शराब तैयार हो गई। सार्थक, गंग जी इधर आओ। ली गैंग ने अपनी 30% शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी और पलक झपकते ही सार्थक के सामने प्रकट हुआ। युवा स्वामी। सार्थक, इस शराब का एक घूंट पी लो। ली गैंग को सार्थक की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि उसने जो 100 जिन शराब खरीदी थी उसमें से केवल 40 जिन ही बची थी। जब सार्थक ने शराब डाली तो तुरंत ही हवा में एक सुगंधित खुशबू फैल गई और ली गैंग की आंखें चमक उठीं। युवा स्वामी, इस शराब की खुशबू बहुत ही बढ़िया है। ली गैंग ने कटोरा उठाया और कुछ देर तक बड़े चाव से शराब पीता रहा, फिर पूरा कटोरा एक ही घूंट में खाली कर दिया। आह, उफ, दहाड़, मैं जल रहा हूँ। ली गैंग बेहद डरा हुआ लग रहा था। उसे लग रहा था कि सार्थक उसे मार डालेगा और उसका गला जैसे जल रहा हो। लेकिन फिर भी उसे थोड़ा अच्छा क्यों लग रहा था। कुछ सांसें लेने के बाद ली गैंग जोर जोर से हौंफ रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। युवा युवा धमाका। ली गैंग को सिर के बल जमीन पर गिरते देख सार्थक ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अरे, उस बूढ़े आदमी को शराब पीना पसंद है। वृक्षारोपण। सार्थक 20 किलो शराब से भरी एक बोतल लेकर आया और हमेशा की तरह केवल एक बूढ़ा आदमी धूप सेक रहा था। जल्दी से आना। सार्थक ने बोतल का ढक्कन उठाया और शराब की सुगंध तुरंत हवा में फैल गई। धूप सेंकते हुए आलस से बैठा बूढ़ा आदमी अचानक उछल पड़ा और सार्थक को तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, ये शराब है। सार्थक मुस्कुराया और बोला, दादाजी, मैं ये खास आपके लिए लाया हूं। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? बूढ़े व्यक्ति ने फुर्ती से शराब का जार उठाया, उसे सूंघा और तुरंत उत्साहित होकर बोला, अच्छी शराब है। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने अपना सिर पीछे झुकाया और एक बड़ा निवाला लिया, जिससे सार्थक की भौहें तन गईं। ये बूढ़ा आदमी सचमुच बहुत ही उग्र था। हा, ये तो बेहतरीन वाइन है। ये आपको कहाँ मिली? वह बूढ़ा आदमी पहले से बिल्कुल अलग था। वह सार्थक को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। सार्थक, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यह कहाँ से आया है। वैसे भी पूरे तियानशुई गांव में यह इकलौता ही है जो मेरे पास है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी अच्छी शराब आपको कहीं और नहीं मिलेगी, तियानशुई गांव या शहर में भी नहीं। सार्थक की आंखें सिकुड़ गईं। शहर? ये बूढ़ा आदमी वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अमृता के अनुसार गांव का मुखिया भी केवल कस्बे तक ही गया था। शहर एक ऐसी जगह थी जहां शायद पूरे तियानशुई गांव में कोई भी कभी नहीं गया था। बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने एक और बड़ा घूंट भरा और कहा, बताओ नन्हे लड़के, तुम्हें यहां से क्या चाहिए? सार्थक, ये युवक आपसे इस शराब के बदले मसाले लेना चाहता है, महोदय। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाकर कहा, यह सचमुच एक दुर्लभ और उत्तम शराब है। मैंने अपने जीवन में इतनी तेज शराब कभी नहीं देखी। यह एक अनमोल वस्तु है, इसलिए मैं इसे 100 जिन में बदल लूंगा। सार्थक अचानक मिले इस आश्चर्य से अभिभूत हो गया। हे भगवान, कल तक एक बड़ी स्ट्रॉबेरी की कीमत एक मध्यम श्रेणी का मोती थी और अब उसकी कीमत 100 पाउंड तक पहुंच गई है। ठीक है,
सार्थक ने तुरंत अपने पीछे से एक बड़ा थैला निकाला और सीधे लाल मिर्च और लहसुन के पास गया और उन दोनों चीजों को निकालने के लिए उसमें से सामान ढूंढने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, युवक, ये दोनों चीजें अच्छी नहीं हैं। एक इतनी तीखी है कि उसे खाकर ऐसा लगेगा जैसे आग उगल रहे हो, और दूसरी की गंध तीखी और अप्रिय है। लेकिन ये नागफनी तो बहुत अच्छी हैं, ये मीठी खट्टी है और इनका स्वाद लाजवाब है। सार्थक ने उनकी बातों को अनसुना कर ऊपर देखते हुए पूछा, दादाजी, क्या आपके पास यहाँ अदरक है? किस चीज को जन्म देना? अरे, यह जमीन के नीचे उगता है और जब आप इसे खोदकर निकालते हैं तो इसके टुकड़े पीले होते हैं। बूढ़े आदमी को समझ आ गया, तुम्हारा मतलब पीली गेंद से है। क्या पीली गेंद वहीं पर नहीं है? सार्थक ने बूढ़े आदमी को आलू की ओर इशारा करते हुए देखा और झट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह इससे भी ज्यादा चपटा है, बहुत ज्यादा चपटा। बूढ़े आदमी ने सार्थक को आश्चर्य से देखा, तुम्हारा मतलब जू सुन्ना करने वाली जड़ से है। वह चीज स्वाद में अच्छी नहीं होती, उसे खाने के बाद जीभ सुन्न हो जाती है। मैंने उसे जमीन से नहीं निकाला। लेकिन तुम्हें जू सुन्न करने वाली जड़ के बारे में कैसे पता चला? सार्थक मुस्कुराया और बोला, उसकी चिंता मत करो। जब यह तैयार हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हारे लिए चखने के लिए ले आऊंगा। बूढ़े आदमी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम दवा को परिष्कृत करना चाहते हो? मुझे खेद है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सबसे निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक फूल और फल हैं, जिनका मानव शरीर पर लगभग कोई प्रभाव नहीं होता। अगर तुम इन्हें गोलियों में परिष्कृत भी कर लो तो भी असर कुछ खास बेहतर नहीं होगा। सार्थक, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति के मार्गदर्शन में सार्थक ने अपने साथ ले जाने के लिए पूरे 100 किलोग्राम अदरक, मिर्च और लहसुन खोदकर निकाले। घर पहुंचने से पहले ही सार्थक ने आवाज लगाई, गंजी, जाओ एक स्टॉल किराए पर लो, चलो बारबेक्यू करते हैं। अध्याय 42, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन। हवाई अड्डे से प्रस्थान। बाजार के बीचों बीच सार्थक ने एक स्टॉल किराए पर लेने के लिए पूरे 10 मध्यम श्रेणी के मोती खर्च किए, जिससे ये पता चलता है कि यह जगह कितनी मूल्यवान है। इसी दौरान यहाँ एक बोर्ड लगाया गया, जिसे देखकर अनगिनत लोग वहां जमा हो गए। कुछ लोगों ने उपहास उड़ाते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है, इसे दुनिया का सबसे अच्छा खाना बता रहे हो। ये तो सरासर शेखी है ना? अन्य विक्रेताओं ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या तुम कभी दुनिया घूमे हो? तुम कहते हो कि ये दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। किसी ने उत्सुकता से पूछा, वे यहाँ क्या करने की योजना बना रहे हैं? सार्थक बारबेक्यू ग्रिल के सामने खड़ा होकर भीड़ को संबोधित करते हुए चिल्लाया, आज हमारे विश्व के नंबर 1 बारबेक्यू स्टॉल का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन हो गया है। अरे हाँ, सब कुछ आधी कीमत पर है। हम गारंटी देते हैं कि आप इतना ललचाएंगे कि हमारी विश्व के नंबर 1 बारबेक्यू स्टॉल के दीवाने हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। बारबेक्यू का स्टॉल, ये क्या होता है? एक राहगीर ने उत्सुकता से पूछा। सार्थक, चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में कुछ हिस्से बना दूंगा और आप सभी उन्हें मुफ्त में चख सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सच में? बच्चे, तुम ही तो जिम्मेदार हो, है ना? अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। सार्थक, बिल्कुल, मैं अपना वादा निभाता हूँ। गंगजी, आग लगाओ। सार्थक की लंबी ग्रिल दर्जनों समुद्री खाद्य पदार्थों से भरी हुई थी, जिनमें छोटी सफेद मछली, बड़ा शंख, बड़े क्लैम, पीले क्रोकर मछली के बड़े टुकड़े, ऑक्टोपस के छोटे टेंटिकल्स और छोटे सफेद झींगे शामिल थे। दूसरी ओर सार्थक बेहद खुश था। उसने अपने हाथ में लिए समुद्री भोजन से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली थी, जिसका अर्थ यह था कि यहाँ का सारा बारबेक्यू किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित था। सचमुच, जब सार्थक ने एक लाल मिर्च निकाली तो उसने भीड़ से चिल्लाकर कहा, आप सभी को शायद यकीन न हो, लेकिन ये लाल आंसू का फल है, एक प्रकार का आध्यात्मिक फल। क्या आप जानते हैं इसकी कीमत कितनी है? एक मध्यम श्रेणी का मोती। वूश! भीड़ उत्साह से झूम उठी। एक ऐसा फल जिसकी कीमत एक मध्यम श्रेणी के मोती के बराबर है, और आप उससे नाश्ता बना रहे हैं। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तुम झूठे हो। इतनी आलीशान चीज का इस्तेमाल खाने के लिए कैसे किया जा सकता है? इसे बेचने पर तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? सार्थक ने कहा, मैं इस एक ही फल से दर्जनों सविंग बना सकता हूं। ये महंगा नहीं है। कीमत की बात करें तो हमारी दुकान सभी उम्र के लोगों के लिए उचित मूल्य की गारंटी देती है। सभी कीमतें इस बोर्ड पर लिखी हुई हैं। जब सार्थक ने मूल्य सूची का खुलासा किया तो भीड़ एक बार फिर से उग्र रूप से भड़क उठी। कुछ लोगों ने उस पर आरोप लगाया, अरे, क्या तुम लोगों को ठग नहीं रहे हो?
तुम 1 पाउंड में 10 घटिया मोती बेच रहे हो। ये तो दर्जनों बार लूटना है। बिल्कुल, ये तो सरासर अन्याय है। आप एक विशाल सीप को 20 घटिया मोतियों के बदले बेच रहे हैं, जो कि 100 गुना से भी अधिक कीमत है। चाहे वह कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, मैं उसे नहीं खरीदूंगा। 10 दिन की कड़ी मेहनत सिर्फ एक छोटा सा ऑक्टोपस खरीदने के लिए करना सरासर फिजूल खर्ची है। मैं केवल मुफ्त सैंपल ही आजमाता हूं और जैसे ही मेरा काम खत्म होता है, मैं वहां से चला जाता हूं। अगर यह जगह दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन के लिए मशहूर न होती, तो मैं इसे देखने के लिए रुकता ही नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि यह छोटा बच्चा दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज बनाने में सक्षम है या नहीं। डॉट डॉट डॉट। भीड़ में असहमति की आवाजें गूंज रही थीं और ली गैंग पसीने से तरबतर होकर एक तरफ खड़ा था। जब उसने पहली बार मूल्य सूची देखी, तो वह भी हैरान रह गया। उसे कभी विश्वास नहीं हुआ होगा कि कोई इतनी महंगी चीज खा सकता है। लेकिन तभी सार्थक ने अदरक और लहसुन उठाया और चिल्लाते हुए कहा, यह फायदेमंद है या नहीं, ये तो हर किसी की राय पर निर्भर करता है। अगर यह सिर्फ एक छोटी सी सफेद मछली ही क्यों न हो, अगर मैं इसमें 3 तरह के आध्यात्मिक फल मिला दूं, तो क्या आप इसे साधारण छोटी सफेद मछली ही कहेंगे? इन 3 तरह के आध्यात्मिक फलों के अलावा मैंने सबसे बढ़िया मछली का तेल और सही मात्रा में नमक भी डाला है। बस देर मत करो और बाद में जाने से मना कर दो। कुछ लोगों ने उपहास उड़ाते हुए कहा, कौन जानता है कि यह आध्यात्मिक फल असली है या नकली? वह है। किसी ने भी कभी नहीं देखा कि स्पिरिट फ्रूट कैसा दिखता है। सिर्फ इसलिए कि आप इसे स्पिरिट फ्रूट कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्पिरिट फ्रूट ही है। स्पिरिट फ्रूट के लिए सिर्फ एक मध्यम श्रेणी के मोती की आवश्यकता कैसे हो सकती है? सार्थक, ये सच है या नहीं, आप स्वयं देखने के लिए दक्षिण में स्थित बागान में जा सकते हैं। हमारे भंडार में मौजूद सभी आध्यात्मिक फल असली होने की गारंटी है, लेकिन किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के लिए हम आपको 10 गुना मुआवजा देंगे। वाह वाकई, अगर आप ऐसी बात कहने की हिम्मत करते हैं, तो ये झूठ जैसा नहीं लगता, है ना? क्या इस बच्चे के पास इतना पैसा है? अरे, क्या वह निकम्मा सार्थक नहीं है? एक व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि तनवीर और वह भाई हैं। तनवीर ने उसे बहुत मदद दी, इसलिए वह अब निकम्मा नहीं रहा, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया है। अब सार्थक ने पहले ही कई बार मछली का तेल लगा लिया था, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। क्या मछली का तेल मुफ्त था? मछली का तेल तो बेहद कीमती होता है। 1 पौंड मछली का तेल निकालने के लिए अनगिनत मछलियां पकड़नी पड़ती हैं, और यह बहुत महंगा भी होता है। फिर भी सार्थक इसे इतनी आसानी से इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ तक कि मछली के तेल की बूंदें आग में भी गिर रही थीं, जिसे देखकर सभी को उस पर तरस आ रहा था। कुछ लोग तो आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि वह साफ तौर पर फिजूल खर्ची करने वाला था। इसी बीच ली गैंग ने मिर्च और लहसुन को पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लिया था, ताकि बाद में उनका इस्तेमाल किया जा सके। जब सार्थक ने ग्रिल पर लहसुन फैलाया, तो भीड़ आश्चर्य से दंग रह गई। अरे वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। क्या यह आध्यात्मिक फल की शक्ति है? कुछ लोगों ने हैरानी से कहा, मैंने सुना है कि आध्यात्मिक फल ऐसे ही होते हैं, जिनकी सुगंध इतनी दूर तक फैलती है कि लोग हिल भी नहीं पाते। लगता है ये आध्यात्मिक फल सचमुच मौजूद हैं। इस समय न केवल देखने वाले, बल्कि सार्थक खुद भी मुश्किल से अपनी सांस रोक पा रहे थे। और जब मिर्च को ग्रिल पर डाला गया, तो उसकी खुशबू और भी तेज हो गई। सार्थक चिल्लाया, सब लोग, बस हो ही गया। कुछ ही पलों में बारबेक्यू का पहला बैच तैयार हो जाएगा। पहला बैच मुफ्त है, इसलिए जल्दी मत कीजिए। अगर पसंद आए तो हमारे कारोबार को सपोर्ट कीजिए। आज आधी कीमत है। आज आधी कीमत है। आज आधी कीमत है। मैं 3 बार कह रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। 2 मिनट बाद सार्थक चिल्लाया, ठीक है गानगजी, अगला बैच। एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। सभी लोग सार्थक के हाथों में मौजूद बारबेक्यू को घूर रहे थे। लेकिन तभी सार्थक ने एक चाकू से बारबेक्यू को सैकड़ों टुकड़ों में काट दिया और चिल्लाते हुए कहा, चलो सब लोग, इसके लिए झगड़ा मत करो, चख लो। मैं करूंगा, मैं करूंगा। हट जाओ, मैं पहले जाऊंगा। मैं यहां पहले आया हूं, इसलिए मुझे बच्चा पहले दे दो। ज्यादा दबाव मत डालो, मुझे तुम्हारे लिए कोशिश करने दो। ली गैंग थोड़ा अचंभित रह गया। क्या सचमुच सभी इतने उत्साहित थे? वे शायद सिर्फ आध्यात्मिक फल का अनुभव करना चाहते होंगे। भला भला इतनी महंगी खाने की चीज खरीदने के लिए पैसे क्यों खर्च करेगा? एक युवक कतार में सबसे आगे खड़ा था, सबसे पहले अपना हिस्सा पाने वालों में से एक।
उसे एक बड़ा सा सीप मिला। सीप का मांस सुनहरे रंग का था, उस पर 3 प्रकार के आध्यात्मिक फल लगे हुए थे और उसकी सुगंध अद्भुत थी। जब उसने सीप का मांस अपने मुंह में डाला तो वह पूरी तरह से चकित रह गया। पोसाइडन, इस दुनिया में इतना स्वादिष्ट भोजन क्यों है? क्या यह अभी भी क्लैम का मांस है? क्लैम का मांस इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? ये तो बस। वह युवक स्तब्ध रह गया, उसकी सीमित शब्दावली उस क्षण उसकी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ थी। न सिर्फ ये युवक बल्कि चखने के लिए मिले हर व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। स्वाद ताज़ा और सुगंधित था। हल्की तीखी गर्मी और बनावट ने क्लैम की हल्की सी मछली जैसी गंध को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे मुंह में एक मनमोहक सुगंध बनी रही। हर किसी को लगा जैसे उनकी जीभ की स्वाद कलिकाएं खुल गई हो और जीभ की नोक की हर मांसपेशी फड़क रही हो। स्वादिष्ट, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे पहले कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। हे सागर देवता, ये तो ऐसा स्वादिष्ट स्वाद होगा जिसका आनंद केवल सागर देवता ही ले सकते हैं। ये सचमुच हम मनुष्यों में प्रकट हो गया है। कई लोग खाना खा चुके थे, उनके मुंह में पानी आ रहा था और ग्रिल पर रखे नए भुने हुए खाने को देखते हुए कोई भी जाने को तैयार नहीं था। कई लोग जिन्होंने मूल रूप से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाने की योजना बनाई थी, वे हठपूर्वक अपनी जगह पर डटे रहे, हिलने से इनकार कर दिया। जो लोग पहले से ही पीछे थे और जिन्हें अभी तक खाना नहीं मिला था, वे अब पैर की उंगलियों पर खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे। इतना ही नहीं, इतने सारे लोगों ने कहा कि खाना इतना स्वादिष्ट था कि वे महज खुशबू से खुद को रोक नहीं पाए। सार्थक ने समूह की ओर देखकर कहा, धक्का मुक्की मत करो, सब लोग दूर दूर खड़े हो जाओ और किसी का रास्ता मत रोको। अब से यह मुफ्त नहीं है, लेकिन सब कुछ आधी कीमत पर मिल रहा है, इसलिए अगर खरीदना है तो जल्दी करो। मुझे 1 पौंड बड़ी पीली क्रोकर मछली चाहिए। मुझे 5 किलो छोटी सफ़ेद मछलियाँ चाहिए। मुझे एक छोटा सा ऑक्टोपस दे दो। मुझे एक पूरा विशालकाय क्लैम चाहिए। किसी ने अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर देखकर कहा, क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा था कि आप केवल मुफ्त का खाना खाते हैं? उस आदमी ने चिढ़कर कहा, इंसान में थोड़ी तो अंतरात्मा होनी चाहिए। बिना पैसे दिए खाना कैसे खा सकते हो? मैं इस लड़के के धंधे का समर्थन करूंगा। भीड़ उमड़ पड़ी, सब लोग चारों ओर जमा हो गए। ली गैंग हक्का बक्का रह गया। क्या अभी अभी सबने ये नहीं कहा था कि वे कुछ नहीं खरीदेंगे? क्या अभी अभी वे गाली गलौज नहीं कर रहे थे? अब क्या हुआ? क्या सबने अपना रुख बदल लिया? ली गैंग के मुंह में पानी आ गया, खुशबू वाकई लाजवाब थी। कीमत 100 गुना बढ़ जाने के बावजूद लोग इसे खरीद रहे थे, ये तो सरासर अविश्वसनीय था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई 20 घटिया मोतियों से एक विशाल सीप खरीदेगा। ये तो हद से ज्यादा फिजूल खर्ची थी। जैसे जैसे सार्थक ग्रिल पर खाना पका रहा था, वैसे वैसे लोग धीरे धीरे और अनजाने में पूरी सड़क पर ग्रिल की ओर बढ़ने लगे। बाजार के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही किसी को एक मनमोहक सुगंध महसूस होती थी। कुछ लोग नाव से रवाना होने ही वाले थे कि उन्हें यह मनमोहक सुगंध आए और उन्होंने ये देखने का फैसला किया कि आखिर हो क्या रहा है। झांग हान दुकान में आराम से सीपियां तोड़ रहे थे। तभी एक मनमोहक खुशबू उनकी नाक में आए और उन्होंने तुरंत सीपियों को एक तरफ रख दिया। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू है! क्या कोई कुछ खाने के लिए बना रहा है? पूरे हवाई अड्डे के इलाके में सबसे अलग थलग रहने वाली शियाओकिन भी भौहें चढ़ा बैठी। ऐसा लग रहा था मानो बाजार से कोई अवर्णनीय सुगंध आ रही हो और वह खुद को निगलने से रोक नहीं पाए। अचानक भीड़ में हलचल मच गई और किसी ने चिल्लाकर कहा, रास्ता दो, रास्ता दो, तुम सब किस लिए धक्का मुक्की कर रहे हो? क्या हमें मछली कर नहीं देना पड़ता? अध्याय 43। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। झांग हान भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि आखिर ऐसी मोहक सुगंध कहाँ से आ रही है। भीड़ छंटने के बाद झांग हान ने दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना लिखा हुआ देखा। सार्थक बारबेक्यू स्टॉल के सामने खड़ा था और बेहद गंभीर भाव से अपने हाथों पर मछली का तेल लगा रहा था। ली गैंग, जिसे सार्थक ने पहले गिरा दिया था, अब उसकी मदद कर रहा था। झांग हान ने मुंह खोला, कुछ गड़बड़ थी। मछली पकड़ने के बजाय तुम स्टॉल क्यों लगा रहे हो? कुछ दिनों में तो तुम्हें मछली पकड़ने का परीक्षण करना था। क्या तुमने अभी से हार मान ली है? झांग हान ने तुरंत ही चौंकाने वाली मूल्य सूची देखी। छोटी सफेद मछली, प्रत्येक में 10 निम्न श्रेणी के मोती। बड़ा क्लैम, प्रत्येक में 20 निम्न श्रेणी के मोती। फुफकार, झांग हान हौंफने लगा। उसने सोचा कि वह पहले से ही काफी निर्दयी है। आमतौर पर लोगों से कुछ दर्जन समुद्री सिक्के या ज्यादा से ज्यादा कुछ निम्न श्रेणी के मोती ठग लेता था, यह आम बात थी।
अब ऐसा लग रहा था कि वह व्यावहारिक रूप से एक कर्तव्यनिष्ठ व्यवसाय है। इसे देखो, विशाल क्लैम की कीमत सैकड़ों गुना बढ़ गई है और लोग अभी भी उन्हें खरीद रहे हैं। मुख्य बात यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग इन्हें खरीद रहे हैं और कुछ लोग तो इन्हें खरीदने के लिए होड़ भी लगा रहे हैं। छोटे लड़के, मुझे एक बड़ा क्लैम दो। बच्चे, मुझे 10 बड़े झींगे चाहिए। युवा मालिक, मुझे 2 बड़े शंख चाहिए। डॉट डॉट डॉट। झांग हान चौंक गया। यह अविश्वसनीय रूप से लाभदायक था। सार्थक ने झांग हान को बहुत पहले ही देख लिया था और उसे पास आते देख वह पूछे बिना नहीं रह सका, मैनेजर झांग, आप क्या लेना चाहेंगे? हमारा स्टॉल आज ही खुला है, सब कुछ आधी कीमत पर है, इसे मत चूकिए। झांग हान ने एक और गहरी सांस ली। तुम? छोटी सफेद मछली, 10 घटिया मोती। सार्थक, आज सिर्फ 5। झांग हान, 5 मोती? आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है? 5 निम्न श्रेणी के मोती 500 समुद्री सिक्कों के बराबर हैं, जो दर्जनों छोटी सफेद मछलियां खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। सार्थक ने उदारता दिखाते हुए झांग हान को 3 बड़े झींगे दिए। झांग हान ने उसे बिना किसी भाव के उठाया। सुनहरे झींगे के मांस और उस पर लगे पाउडर को देखकर वह बेहद ललचा गया। उसने एक निवाला लिया और तुरंत दंग रह गया। आखिर दुनिया में ऐसी स्वादिष्ट चीज भी क्यों है? भगवान ही जाने झांग हान क्या सोच रहा था, लेकिन उस क्षण उसने सचमुच पूछा, क्या आपने अपने स्टॉल प्रबंधन शुल्क का भुगतान कर दिया है? केवल सार्थक ही नहीं, बल्कि कई लोग हैरानी से झांग हान को देख रहे थे। ऐसे समय में भी आप ऐसी बातों के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं लेना चाहते? सार्थक हंसा और अपने मूल्य बोर्ड पर हाथ फेरा। झांग हान ने उस पर नजर डाली, एक बड़ा झींगा और एक घटिया किस्म का मोती। वह लगभग उछल पड़ा। क्या उसने एक ही बार में घटिया किस्म का मोती खा लिया था? झांग हान आगे बढ़ा। सार्थक, यह इतना महंगा क्यों है? ली गैंग और झांग हान की आपस में कभी नहीं बनी थी और अब ली गैंग ने घमंड से कहा, तुम्हें क्या पता? तुम पूरक सामग्री के रूप में 3 प्रकार के आध्यात्मिक फलों की कीमत पर शिकायत कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे थे? क्या? झांग हान ने अपने हाथ में मौजूद झींगा लगभग फेंक ही दिया था। क्या सार्थक पागल हो गया था? क्या वह स्पिरिट फ्रूट को मसाले के रूप में इस्तेमाल कर रहा था? हालांकि जब झांग हान ने लाल मिर्च देखी तो उसने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन फिर अवाक होकर कहा, जिस आध्यात्मिक फल की आप बात कर रहे हैं वह आपने बागान में उस बूढ़े आदमी से तो नहीं लिया था? झांग हान को उस बागान के बारे में अच्छी तरह से पता था। वह न केवल इसके बारे में जानता था, बल्कि वह वहां जा भी चुका था और उसने मध्यम श्रेणी का मोती और एक आध्यात्मिक फल खरीदने के लिए पैसे भी खर्च किए थे। वे स्वादिष्ट तो थे, लेकिन बिल्कुल बेकार। उनसे मिलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा एक बड़ी पीली मछली से भी कम थी। सार्थक, हजारों आध्यात्मिक फल हैं। कुछ आध्यात्मिक फल सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं, कुछ आध्यात्मिक फल साधना में सहायक होते हैं और कुछ आध्यात्मिक फल प्राकृतिक मसालों की तरह होते हैं जो लोगों को सुख प्रदान कर सकते हैं। झांग हान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खुश रहो, तुम लोहे के सिर वाली मछली। सार्थक, मैनेजर झांग, क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? झांग हान चुप रहा, ठंडी सी आवाज निकाली और चुपचाप खिसक गया। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। जब से सार्थक को देवदूत ने अपने साथ लिया था, सार्थक बदल गया था। उसके शब्द और हरकतें पहले से बिल्कुल अलग थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि देवदूत ने सार्थक को भी बदल दिया हो? अगर ऐसा है तो सार्थक सचमुच अजेय हो गया है। डॉट डॉट डॉट। सिर्फ एक दिन में सार्थक अविश्वसनीय रूप से व्यस्त था। कम से कम 800 से 1000 समुद्री भोजन के टुकड़ों को संभाल रहा था। फिर भी उसने विभिन्न सामग्रियों का मुश्किल से आधा ही इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके द्वारा प्राप्त निम्न श्रेणी के मोतियों की संख्या पहले ही 5000 से अधिक हो गई थी, जो 50 मध्यम श्रेणी के मोतियों के बराबर है। ली गैंग बेहद खुश था। उसने शाओ होन को बेहतर जीवन देने के लिए टाइगर हेड गैंग में शामिल हुआ था, लेकिन तब भी उसने इतना पैसा कभी नहीं कमाया था। ये 50 मध्यम श्रेणी के मोती थे। एक आम आदमी दशकों तक बिना खाए पिए भी इतना पैसा जमा नहीं कर सकता। अचानक सार्थक चिल्लाया, गांजी, तुम संभालो, मैं थक गया हूं। ये सुनकर ली गैंग ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि उससे कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। ली गैंग, ये तो बहुत झंझट है। सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम मुझे काम के बोझ से मारना चाहते हो? जल्दी करो और काम संभाल लो। इतना कहकर सार्थक ने हाथ छोड़ दिया और आराम करने बैठ गया।
अपने पीछे रखी छोटी सफेद मछलियों, बड़ी पीली मछलियों, झींगों और समुद्री घोंघों से भरी बाल्टियों को देखकर उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। महज एक दिन में उसने लगभग 4000 आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर ली थी और अपने स्वयं के भंडार से वह 5000 से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर चुका था। मुख्य बात यह है कि उसे पैसों का नुकसान नहीं हुआ। उसने केवल 100 किलो मछली के सिर की शराब खरीदने में थोड़े से पैसे खर्च किए और कुल मिलाकर उसे केवल 5 या 6 मध्यम श्रेणी के मोती ही मिले। ली गैंग ने कई वीडियो देखकर इसे बनाना सीख लिया था। असल में ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मछली का तेल मिलाएं, थोड़ी सी मिर्च की चटनी मिलाएं और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन छिड़क दें। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर आराम करने के बाद सार्थक ने पूछा, गांग जी, तुम्हारे पुराने साथियों का क्या हुआ? ये सुनकर ली गैंग अवाक रह गया, क्योंकि उसका साथी तो बहुत पहले ही जा चुका था। ली गैंग, अब तक तो यह मछली के मल में बदल जाना चाहिए था, है ना? सार्थक, क्या आपके पास कोई और अधीनस्थ कर्मचारी हैं? ली गैंग, बस इतना ही। वैसे भी गांव में ज्यादा गुंडे नहीं हैं और मैं बाकी गुंडों को काबू में नहीं कर सकता, वे सब गिरोह के ही हैं। सार्थक, तुम्हारा छोटा लाल रंग का खिलौना घर पर क्या कर रहा है? ली गैंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। युवा स्वामी, शियाओहोंग मेरी जान है। शियाओहोंग। सार्थक, अरे, तुम क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब है, क्या तुम शियाओहोंग से कह सकते हो कि वह हमारे नंबर 1 स्वादिष्ट बारबेक्यू स्टॉल पर आकर मदद करे? मैं तुम्हें मुनाफे का 10% दूंगा। ली गैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। युवा स्वामी, सचमुच? ली गैंग के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। टाइगर हेड गैंग द्वारा बुरी तरह घायल किए जाने के बाद उसने लंबे समय से सेवानिवृत्त होने का इरादा कर रखा था, क्योंकि उसे डर था कि एक भी गलत कदम उसकी जान ले सकता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सार्थक उसकी मदद करेगा, न केवल उसके घावों को ठीक करेगा बल्कि उसे अपने बारबेक्यू स्टॉल के मुनाफे में 10% हिस्सा भी देगा। ली गैंग ने फिर पूछा, युवा स्वामी, सचमुच? सार्थक, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? तुम्हारे युवा स्वामी को इस समय इतनी छोटी रकम की परवाह नहीं है। ली गैंग तुरंत बहुत खुश हो गया। हो सकता है आपको पसंद न आए, लेकिन मुझे तो पसंद है। आज की बिक्री के हिसाब से अगर सिर्फ 10% मुनाफा भी हो तो 5 मध्यम श्रेणी के मोती मिल जाएंगे, और वो भी आधी कीमत पर। अगर छूट न हो तो क्या मुनाफा दोगुना नहीं होगा? ये तो टाइगर हेड गैंग में मेरी कमाई से कहीं ज्यादा है। सार्थक कभी कभी ली गांग को मछली या झींगों की माला दे देता था। जब तक मछली ली गांग तक पहुंचती तब तक वह आमतौर पर ठंडी हो जाती थी, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती थी। सार्थक को ये करते करते कभी थकान नहीं होती थी। शाम हो चुकी थी और दुकान बंद करने का समय हो गया था। प्रताप और हे मिंगटांग आ गए हैं। प्रताप ने जब सार्थक को वहां देखा तो उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। सार्थक, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम खुद को कोई मामूली मछुआरा समझते हो? मछली पकड़ने की परीक्षा नजदीक आ रही है और प्रशिक्षण में समय बिताने के बजाय तुम यहाँ स्टॉल लगा रहे हो। ली गैंग ने तुरंत चिढ़कर जवाब दिया, प्रताप, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरे युवा स्वामी बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं। मछली पकड़ने का एक छोटा मोटा परीक्षण उनके लिए कुछ भी नहीं है। चुप रहो। प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सार्थक, तुम खुद बताओ। सार्थक ने गंभीरता से कहा, गुरुजी, हम किसानों की नींव कमजोर है। अब समय आ गया है कि हम एक मजबूत नींव रखें। पर्याप्त धन होने पर ही हम अपनी खेती की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रताप, मानव भाषा में बात करो। सार्थक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला हूं। मुझे कुछ पैसे कमाने होंगे ताकि मैं कुछ पूरक औषधि खरीद सकूं। प्रताप, हाँ, स्टॉल लगाकर कितना पैसा कमाया जा सकता है? मैंने अभी सुना कि मेरे छात्र ने भी स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है और मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सचमुच यहाँ होंगे। सार्थक, गुरुजी, ये बहुत लाभदायक है। मैंने पहले ही 50 मध्यम श्रेणी के मोती कमा लिए हैं। प्रताप, चुप रहो। क्या 50 मध्यम श्रेणी के मोती इतनी बड़ी बात है? 1 मिनट रुको, तुमने कितने मध्यम श्रेणी के मोती कहे? सार्थक, 50 पीस। हे मिंगटांग, सार्थक, क्या तुम उच्च श्रेणी के मोतियों को बड़ी पीली क्रोकर मछलियां मानते हो? और वो भी 50? छप। लेकिन फिर ली गैंग ने कम गुणवत्ता वाले मोतियों का डिब्बा बाहर फेंक दिया और उससे खेलते हुए कहा, सब कहते हैं कि मेरे युवा स्वामी बहुत सक्षम है। ये डिब्बा लगभग लबालब भरा हुआ है। प्रताप, हे मिंगटांग। तभी प्रताप और हे मिंगटांग ने सार्थक के बारबेक्यू पर लगे प्राइस टैग को देखा।
फुफकार, दोनों चौंककर हौंफने लगे। प्रताप, ये तो बहुत महंगा है, क्या सच में कोई इसे खरीदता है? सार्थक ने तुरंत ली गैंग से कहा, गैंगजी, जब तुम्हारा सामान बिक जाए तो टीचर वांग और टीचर हे के लिए कुछ झींगे और सीप भूनकर वापस ले आना। ली गैंग, क्या तुम मुझे भुगतान करोगे? सार्थक अवाक रह गया। कोई इतना अनजान कैसे हो सकता है? क्या मैं अपने शिक्षक से पैसे मांग सकता हूँ? कुछ ही देर बाद सार्थक ने देखा कि प्रताप और हे मिंगटान के मुंह में पानी आ रहा था। उस मनमोहक सुगंध ने सचमुच उन दोनों को स्तब्ध कर दिया था। जब प्रताप को पता चला कि सार्थक ने अपने भुने हुए क्लैम में 3 प्रकार के आध्यात्मिक फल मिलाए हैं, तो वह अवाक रह गया। क्या तुम अमीर हो? लेकिन झींगा मछली का एक टुकड़ा खाने के बाद प्रताप ने अपना मुंह बंद कर लिया। हे मिंगटान, सार्थक, तुम कुछ और झींगे ले आओ, मैं अमृता के लिए कुछ ले आऊंगी। मुझे हर चीज थोड़ी थोड़ी दे दो। अचानक एक स्पष्ट महिला की आवाज सुनाई दी। अध्याय 44 धीरे धीरे और लगातार चलने वाला ही दौड़ जीतता है। आवाज अचानक आई और जब समूह ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि वह हवाई अड्डे की पंजीकरण क्लर्क सिस्टर किन थी। शाओ किन का असली नाम जियान किन है। वह पिछले 3 साल से हवाई अड्डे पर काम कर रही है। वह हर दिन समय पर अपने काम पर पहुंचती है और सबके सो जाने के बाद ही निकलती है। जियान किन की पृष्ठभूमि के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन किसी को परवाह भी नहीं थी, क्योंकि सबकी नज़र में ये सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी का पद था। बेशक सार्थक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बस इतना जानता था कि उस लड़की ने उस पर अच्छा प्रभाव डाला था। हालांकि वह थोड़ी अलग थलग रहती थी, लेकिन जब भी वे समुद्र में जाते वह हमेशा उसका ख्याल रखती थी। सार्थक, वाह, बहन किन यहाँ है। एक पल रुकिए, गांगजी, और व्यंजन जोड़िए। सार्थक के मुनाफे को देखकर प्रताप को एहसास हुआ कि वह उस लड़के को सबक नहीं सिखा सकता, इसलिए उसने सार्थक को एक तरफ खींचकर कहा, तुम ली गैंग के साथ कैसे जुड़ गए? इस तरह के गुंडे के साथ रहना ठीक नहीं है। सार्थक, शिक्षक जी, गांगजी को टाइगर हेड गैंग ने निकाल दिया है और वह सड़कों पर भीख मांग रहा है। मैं उसे अपने साथ कैसे नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया। सार्थक ने गुस्से और आक्रोश से भरी बातें कहीं, लेकिन प्रताप ने उन्हें उस तरह से नहीं सुना। आखिर उन्हें कुछ और ही क्यों सुनाई दिया? क्या ली गैंग को टाइगर हेड गैंग से सिर्फ तुम्हारी वजह से ही नहीं निकाला गया था? अंत में प्रताप ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, खेती के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन आप उन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रह सकते। मछली पकड़ने की परीक्षा में केवल 7 दिन बचे हैं। आप अपना ख्याल रखें। प्रताप और हे मिंगटान चले गए और ली गैंग जियान किन का सामान पैक कर रहा था। जियान किन ने झींगे का एक टुकड़ा खाया, उसकी आंखें चमक उठी और उसने कुछ ही पलों में पूरा झींगा निगल लिया। वह मुड़ी और सार्थक को गहरी नजरों से देखते हुए बोली, मेरे साथ आना चाहते हो? सार्थक चौंक गया, फिर उसने ली गैंग से कहा, गैंगजी, तुम अपना स्टॉल समेट लो। मोतियों से भरा ये थैला अपने साथ ले जाओ, कल के लिए सामान तैयार कर लो और साथ ही इन्हें मध्यम गुणवत्ता वाले मोतियों से बदल लो। ली गैंग, ओह, मैं इसे संभाल लूंगा। सार्थक, बिल्कुल, मोतियों से भरा वह थैला इधर उधर ले जाना कितना झंझट भरा काम है। ली गैंग अवाक रह गया। इसे साथ लेकर चलना परेशानी भरा है से तुम्हारा क्या मतलब है? ये सब पैसा है। तुम्हें लगता है कि पैसा साथ लेकर चलना परेशानी भरा है? ... जियान किन ने सब कुछ देख लिया था और बाजार से निकलने के बाद ही उसने कहा, समुद्र में छोटी मछलियों के झुंड नहीं होते, है ना? सार्थक इसे स्वीकार नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं। मुझ पर छोटी मछलियों के झुंड ने 2 बार हमला किया और मेरी मछली पकड़ने वाली नाव भी क्षतिग्रस्त हो गई है। जियान किन ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, इसलिए आपको मछली पकड़ने वाली नाव की लागत की भरपाई करनी चाहिए। सार्थक, जियान किन, छोड़ो इसे, सबके कुछ राज होते हैं। बस अपने राज अपने तक ही रखो। लेकिन तुमने बागान से वो जादुई फल कैसे हासिल किए? सार्थक, अरे, बूढ़े आदमी को थोड़ी शराब ला दो, वो मुझे दे देगा। जियान किन ने धीमी सी हम की आवाज निकाली। ये स्पष्ट नहीं था कि वह उस पर विश्वास करती है या नहीं, लेकिन सार्थक ने मान लिया कि वह करती है। हालांकि जियान किन ने विषय बदलते हुए सार्थक की ओर देखा, मैंने सुना है कि तुम 4 साल से साधना कर रहे हो और सफलता नहीं मिली है, लेकिन हाल ही में तुम्हारी साधना में काफी तेजी आई है और तुम 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंचने वाले हो। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति किस स्तर की है? सार्थक चौंक गया। ये लड़की शायद कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी असलियत सामने आ गई हो।
सार्थक दूसरी श्रेणी का, निम्न गुणवत्ता वाला। जियान किन चौंक गई और थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए बोली, बच्चों का झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। भले ही वे अपनी प्रतिभा को छिपाना चाहें, उन्हें ये सोचना होगा कि वे किसे छिपा रहे हैं। सार्थक, बहन शियाओकिन, मैं सचमुच दूसरी कक्षा का निम्न रैंक वाला छात्र हूँ। दरअसल जब मैंने स्कूल में परीक्षा दी थी तब मैं पहली कक्षा का उच्च रैंक वाला छात्र था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और इसी वजह से मैं दूसरी कक्षा में आ गया। सार्थक इसे छिपाने का इरादा नहीं रखता था, आखिर पूरे स्कूल के सामने हुए टेस्ट का नतीजा तो शानदार ही था। लेकिन अगर वह लड़की उससे दोबारा टेस्ट कराने को कहती तो इसे समझाना मुश्किल हो जाता। ओम, जियान किन ने अचानक अपना सिर घुमाया, एक आध्यात्मिक नस जो बढ़ सकती है। सार्थक ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने एक आध्यात्मिक फल खाया, मेरे भाई ने इसे मेरे लिए छोड़ दिया था। ये स्पष्ट नहीं है कि जियान किन ने इस बात पर विश्वास किया या नहीं। उनके जाने के लगभग 10 मिनट बाद जियान किन ने कहा, मछली पकड़ने की परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी करो। अगर तुम बागान से आध्यात्मिक फल प्राप्त करना जारी रखना चाहते हो तो तुम्हारी रैंकिंग जितनी ऊंची होगी उतना ही बेहतर होगा। सार्थक, अरे, इतना कहकर जियान किन अकेले ही चली गई। सार्थक पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसके शब्दों का क्या मतलब था? सार्थक देर रात घर लौटा और उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर जांचा, जो 7000 से अधिक था। हालांकि उसका इरादा तुरंत उच्च स्तर पर पहुंचने का नहीं था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा अंक जमा करना चाहता था ताकि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक ही बार में उन्नत कर सके। इसके लिए 10,000 अंकों की आवश्यकता थी और शायद वह इसे तुरंत ही तीसरे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति में बदल सके। अगले दिन दुनिया के सबसे अच्छे बारबेक्यू स्टॉल पर सार्थक ने आखिरकार जियाओ होंग को देखा, जिसे ली गैंग हमेशा याद रखता था। ली गैंग, जियाओ होंग, ये युवा स्वामी है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सार्थक ने काफी विनम्रता से व्यवहार किया, उसने हल्के से सिर हिलाया, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसकी 12 साल की उम्र के लिए अनुचित था। हालांकि सार्थक के होंठ अंदर ही अंदर फड़क उठे। मैंने सोचा था कि जियाओ होंग बहुत सुंदर है, लेकिन ली गैंग को डर है कि वह हमेशा भाग जाएगी। भाग जाएगी, ये क्या बकवास है? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है, जो अपने जैसी मोटी औरत को पसंद करता है? ली गैंग की लंबाई कम से कम 170 या 180 सेंटीमीटर होगी। ये छोटी लाल बालों वाली लड़की उससे जरा भी नहीं डरती। सार्थक को तो ये भी लगा कि ली गैंग शायद उसे हरा भी न पाए। लगता है ये लड़का सिर्फ बाहर से ही घमंडी है, घर में तो जरूर जोरू का गुलाम होगा। जब से उसने बारबेक्यू बनाने का काम ली गैंग और जियाओ होंग को सौंपा था, सार्थक के पास करने को कुछ नहीं था। वह एक छोटी सी चौकी खींचकर बारबेक्यू स्टॉल के पीछे बैठ जाता था, खास तौर पर ली गैंग को समुद्री भोजन देने के लिए। उसके हाथों से गुजरने वाली हर चीज ली गैंग तक पहुंचते पहुंचते मर जाती थी। आज बारबेक्यू स्टॉल की कमाई कल की तुलना में आधी थी। कल तो लोग आधी कीमत पर सामान खरीद सकते थे, लेकिन आज अचानक कीमतें वापस सामान्य हो गईं, जो आम मछुआरों के लिए वाकई असहनीय है। सौभाग्य से उनकी प्रतिष्ठा के कारण काफी लोग आए और ली गैंग ने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में समझाया। जैसे ही सूरज डूबने वाला था, सार्थक की आध्यात्मिक ऊर्जा 10,000 से अधिक हो चुकी थी, लेकिन वह शांत और संयमित रहा, इसे उस समय के लिए बचाकर रखा जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ली गैंग, युवा स्वामी, हमारे पास स्पिरिट फ्रूट्स खत्म हो रहे हैं। हमारा अनुमान है कि हम कल आधे दिन में काम खत्म कर पाएंगे। सार्थक, ठीक है गांगजी, इनमें से एक एक बनाकर पैक कर दो। मैं कुछ स्पिरिट फ्रूट्स लेने जाता हूँ। सच में, पास के एक विक्रेता ने जब सुना कि सार्थक कुछ स्पिरिट फ्रूट्स लेने जा रहा है, तो वह तुरंत उसके पास आया और बोला, बच्चे, क्या ये स्पिरिट फ्रूट्स आसानी से मिल जाते हैं? क्या तुम मेरे लिए भी कुछ ला सकते हो? सार्थक हंसते हुए बोला, चाचा जी, ये तो एक मध्यम श्रेणी का मोती है। मेरे बारबेक्यू स्टॉल की अच्छी बिक्री देखकर धोखा मत खाए, मैं असल में ज्यादा पैसे नहीं कमाता। कम से कम 100 मध्यम श्रेणी के मोती खरीदे बिना मैं मोती खरीदने के लिए बागान जाने की हिम्मत ही नहीं करूंगा। फुफकार, ये सुनकर कि इसकी कीमत 100 मध्यम श्रेणी के मोती है, विक्रेता ने अपनी उंगलियों पर गिना और कहा, छोड़ो, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। भला कौन इसे वहन कर सकता है? 100 मध्यम श्रेणी के मोती एक उच्च श्रेणी के मोती के बराबर होते हैं। पूरे तियानशुई गांव में किसके पास कुछ उच्च श्रेणी के मोती भी हैं? सार्थक जैसा धनी व्यक्ति तो पूरे गांव में लगभग न के बराबर है।
विक्रेता को विदा करने के बाद सार्थक 20 किलोग्राम तेज शराब और बारबेक्यू का एक थैला लेकर बागान में चला गया। जब सार्थक बागान में पहुंचा तो वह बूढ़े व्यक्ति को अपने सामने जमीन से ताज़ा खोदी गई मूंगफली की मालाएं और थोड़ी सी शराब रखे देखकर दंग रह गया। सार्थक अवाक रह गया। इस बूढ़े आदमी ने बिना किसी निर्देश के मूंगफली खाने का इतना अनोखा तरीका कैसे सीख लिया था। शराब के साथ मूंगफली जितना ज्यादा पियो उतना ही मजा आता है। सार्थक को भी एक घूंट पीने की इच्छा हुई। वह हमेशा ऐसा ही करता था, जब भी वह समुद्र में जाता हमेशा ढेर सारी मूंगफली साथ ले जाता था। हम नन्हे बच्चे, ये कैसी खुशबू है, ये तो बहुत अच्छी खुशबू है। सार्थक मुस्कुराते हुए हाथ में बारबेक्यू और शराब लिए हुए पास आया और बोला, बूढ़े साहब, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपसे कुछ भी मुफ्त में नहीं लेता। ये बारबेक्यू है, क्यों ना आप भी थोड़ा चख लें। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और हैरानी से कहा, अरे वाह, एक साधारण सी छोटी सफेद मछली और एक बड़ा सा क्लैम। तुरंत ही बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। क्या तुमने सच में इन आध्यात्मिक फलों को इतनी घटिया सामग्री के साथ इस्तेमाल किया है? वैसे इसकी खुशबू तो बहुत ही मनमोहक है। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। एक बड़ा क्लैम निगलने के बाद बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। उसके भावपूर्ण चेहरे के हाव भाव देखकर सार्थक हंस पड़ा। यह एक सफेद कांग फल है। बूढ़े आदमी का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। सफेद बेर जैसी बेस्वाद चीज अचानक इतनी स्वादिष्ट कैसे बन सकती है? सार्थक ने बारीक कटे लहसुन की ओर इशारा करते हुए कहा, कुचला और भुना हुआ, बहुत अच्छा है। कैसा है? स्वाद ठीक है। बूढ़े आदमी ने आधा क्लैम खाया और फिर सार्थक को गौर से देखते हुए पूछा, बच्चे, क्या तुमने इसे बनाया है? सार्थक, इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है, बस लोग यह नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे करना है। बूढ़े आदमी ने तेज शराब का एक घूंट लिया और उसे गटकते हुए पी गया और सार्थक की ओर उसकी निगाहें बदल गईं। बूढ़ा आदमी, युवक, तुमने कहा था कि तुम बगीचे की देखभाल में मेरी मदद करना चाहते हो। सार्थक, क्या ये काम करेगा? बूढ़ा आदमी, ठीक है, लेकिन ये शराब, खैर। सार्थक, बारबेक्यू, ओल्ड ड्रूई, हाँ, आपको शराब और बारबेक्यू उपलब्ध कराना होगा। सार्थक मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं मछली पकड़ने का अपना परीक्षण पूरा करने के बाद आकर तुम्हारे बगीचे की देखभाल करूंगा। लेकिन परसों तुमसे मिले सारे आध्यात्मिक फल तो मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिए हैं। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाकर लापरवाही से कहा, ले लो, लेकिन हर बार 100 जिन से ज्यादा नहीं। धीरे धीरे और लगातार चलने वाला ही दौड़ जीतता है। सार्थक के जाते ही घर के बाहर एक महिला प्रकट हुई। आपने ऐसे ही सहमति दे दी, दादाजी फूडी। बूढ़ा आदमी, ये लड़का बुरा नहीं है। महिला, हे, अगर सार्थक यहाँ होता तो वह हैरान होता, क्या ये जियांग किन नहीं है? अध्याय 45, आकाश और पृथ्वी का शोधन। ली गैंग, युवा स्वामी, मछली पकड़ने का परीक्षण कल है। क्या आपको वाकई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है? सार्थक एक छोटी सफेद मछली को सहला रहा था जब उसने ये सुना और सिर हिलाकर कहा, हाँ, सही कहा, अब प्रशिक्षण के लिए जाने का समय है। ली गैंग, सार्थक मूल रूप से अज्ञात था, लेकिन अपनी चीट को सक्रिय करने के बाद वह एक सार्वजनिक हस्ती बन गया। ठीक इसी वजह से कि वह एक सार्वजनिक हस्ती बन गया, जिन लोगों की मूल रूप से उस पर नजर थी, उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी योजनाएं छोड़ दी। गुफा के अंदर सार्थक ने फिर से 108 शरीर को मजबूत करने वाले अंशों का अभ्यास शुरू किया। हालांकि सार्थक की शारीरिक स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार हुआ था, फिर भी 36 आसन पूरे करने के बाद वह पसीने से भीग गया था। पहली बार सभी 108 आसन पूरे करने के बाद वह उबले हुए झींगे जैसा दिख रहा था। सार्थक के लिए मछुआरे के 7वें स्तर तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं है, उसे बस पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर मैं आगे नहीं बढ़ता तो 108 बॉडी टेम्परिंग फ्रैगमेंट्स का अभ्यास करने से मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा में और वृद्धि नहीं होगी, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। इसी क्षण सार्थक ने अपने डेटा पर एक नजर डाली। स्वामी सार्थक, स्तर 6 मध्यम मछुआरा, आध्यात्मिक ऊर्जा 48,201 249, आध्यात्मिक नस स्तर 2 निम्न श्रेणी अपग्रेड करने योग्य, हथियार बैंगनी बांस की छड़ी, मुख्य साधना तकनीक शून्य मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक, नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। ... ये आंकड़े देखकर सार्थक की मुस्कान रुकी नहीं रही थी।
अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन बारबेक्यू स्टॉल की कीमत इतनी ज्यादा न होती कि आम लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता, तो शायद इस समय उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार और भी ज्यादा होता। सार्थक पालथी मारकर बैठ गया और गहरी सांस ली। मेरे लिए इसे तोड़ दो। पल भर में सार्थक के शरीर से नीली रोशनी निकली और मानो अथाह आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक प्रकट होकर उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। हालांकि इस बार लॉकी ने इसे अवशोषित नहीं किया, शायद इसलिए कि लॉकी ने इस साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा को तुच्छ समझा। सार्थक को अपनी हड्डियां कांपती हुई और शरीर फूलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसकी मांसपेशियां शक्ति से भरी हुई प्रतीत हो रही थीं और उसके शरीर में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। क्लिक। सार्थक सीधे 7वें स्तर पर उच्च स्तरीय मछुआरों की श्रेणी में प्रवेश कर गया। हालांकि वह रुका नहीं। 7वें स्तर पर अन्य लोगों को खुद को पोषित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सार्थक के पास आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। संचित आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती रही, जिससे सार्थक की मांसपेशियां, मस और आंतरिक अंग निरंतर शुद्ध होते रहे। जब उसकी नसें सूजने लगी, गर्म होने लगी और असहनीय हो गईं, तभी सार्थक ने अंततः अपनी साधना रोकी। पुकारो, अपनी आंखें खोलो और उठो। उसके भीतर से चटकने की आवाजों की एक श्रृंखला निकली, उसकी हड्डियां कांप रही थीं। सार्थक को अभूतपूर्व सुख का अनुभव हुआ। अगर वह 6ठे स्तर पर रहते हुए ली गैन को एक ही वार में मार सकता था, तो अब वह अपनी कलाई के एक साधारण झटके से ऐसा कर सकता था। स्वामी सार्थक, स्तर 7 उत्कृष्ट मछुआरा श्रेणी। आध्यात्मिक ऊर्जा 36,279। आध्यात्मिक नस स्तर 2 निम्न श्रेणी अपग्रेड करने योग्य। हथियार बैंगनी बांस की छड़ी। मुख्य साधना तकनीक 0 मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक, नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। ... अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के भंडार को 12,000 से अधिक अंक कम होते देख सार्थक चौंक उठा। क्या दूसरों को भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? यदि ऐसा है तो उनके आध्यात्मिक ऊर्जा भंडार शायद 200 अंक से भी कम होंगे। 12,000 अंक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करना निश्चित रूप से उन्हें पूरी तरह से खाली कर देगा। सार्थक ने कभी यह नहीं सोचा था कि प्रत्येक स्तर पर बिताए गए समय के दौरान प्रारंभिक उन्नति से शिखर तक पहुंचने के लिए शरीर को विकसित करने और मजबूत बनाने में दिन रात लग जाएंगे, जबकि वह सीधे शिखर पर पहुंच गया और अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गया। भला ये कैसे एक समान हो सकता है? रात काफी हो चुकी थी और सार्थक सोच रहा था कि क्या उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उन्नत करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। कुछ देर बाद उसने यह विचार छोड़ दिया। वह पहले से ही काफी होशियार था। उसने अभी अभी जियांग किन को बताया था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ग्रेड 1 उच्च श्रेणी से ग्रेड 2 निम्न श्रेणी तक पहुंच गई है। अगर वह इसे ग्रेड 2 निम्न श्रेणी से ग्रेड 3 तक उन्नत करता तो क्या इससे कोई मुसीबत खड़ी हो जाती? यह एक सवाल था। हालांकि अब उसे समझ में आ रहा था कि दानव शोधन जगत का असली रहस्य क्या है। सार्थक ने अपनी हथेली खोली और एक विचार के साथ ही लौकी उसके हाथ में प्रकट हो गई। मात्र 5,000 अंक आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है। खुला। सदमे के एक क्षण में सार्थक ने महसूस किया कि दुनिया घूम रही है और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रोशनी वापस आई तो उसने खुद को लगभग 3 वर्ग मीटर व्यास वाले एक गोलाकार स्थान में पाया। मेरे पैरों के नीचे थोड़ी नम कीचड़ का एक धब्बा था। चारों ओर अंतहीन अंधेरा था, घोर काला, ऐसा काला जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सार्थक दंग रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? उसने सावधानी से अपनी उंगली से काली सीमा को छुआ, लेकिन एक रहस्यमय शक्ति ने मानो एक अदृश्य दीवार की तरह उसका रास्ता रोक दिया। अचानक मेरे मन में एक विचार कौंधा, क्या दानव शोधन जगत लौकी के अंदर हो सकता है? सार्थक को जर्नी टू द वेस्ट में वर्णित उस लौकी की याद आई, जो सन वुकोंग को भी अपने अंदर खींच सकती थी। क्या उसकी लौकी भी वैसा ही काम कर सकती है? क्या वह किसी पौराणिक स्थानिक अंगूठी के बराबर नहीं होगी? नहीं, मुझे बाद में ली गैंग को यहाँ लाने की कोशिश करनी होगी। देखते हैं कि क्या हम उसे अंदर ला सकते हैं। क्या होगा अगर हम उसे पोषक तत्वों में बदल दें? शायद हमें पहले उस बड़ी पीली मछली को अवशोषित करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये जगह बहुत छोटी है, क्या ये बड़ी नहीं हो सकती? जैसे ही सार्थक के मन में यह विचार आया, उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह महसूस किया और फिर उसने आसपास के अंधेरे को थोड़ा कम होते देखा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4 वर्ग मीटर प्रतीत होता था।
वाह, आध्यात्मिक ऊर्जा से यहाँ की जमीन का विस्तार हो सकता है। छोड़ो, अभी भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाते। अगर यह चीज बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग कर ले तो क्या होगा, और हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे? सार्थक ने इसके बारे में सोचने की कोशिश की और निश्चित रूप से अगले ही पल वह उसी स्थान पर प्रकट हो गया। सार्थक ने आंकड़ों की जांच की और पाया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल्य बढ़कर 30,008 अंक हो गया था। इसका मतलब ये था कि उसने कुल 6,000 अंक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की थी। स्वर्ग और पृथ्वी को शुद्ध करने वाले द्वार को खोलने में खर्च किए गए 5,000 अंकों के अलावा शेष 1,000 अंक संभवतः भूमि का विस्तार करने में खर्च किए गए थे। उसने सामान अंदर लाने की कोशिश की और जैसा कि उसने सोचा था, वह एक विचार के साथ ही उन्हें अंदर लाने में कामयाब हो गया। उसने इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया और रिफाइनिंग वर्ल्ड में जितना हो सके उतना सामान भर दिया। हालांकि जब उसने विशालकाय क्लैम को अंदर डालने की कोशिश की तो उसे किसी अज्ञात प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि क्लैम जीवित प्राणी है? लेकिन फिर भी उन्हें लाया तो गया ही था। सार्थक को संसार को परिष्कृत करने की सीमाओं का ज्ञान नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह किसी को उसे अंदर खींचकर परीक्षण करने का साहस नहीं करता, क्योंकि इससे शायद वह स्वयं ही खतरे में पड़ जाता। हालांकि जीवित प्राणियों को अंदर लाने की उसकी क्षमता ही अपने आप में बहुत कुछ कहती थी। सार्थक ने भोर होने तक इसी घुमावदार तरीके से अपना शोध जारी रखा और अंत में रुक गया। आज मछली पकड़ने का परीक्षण है और हजारों छात्र इसमें भाग लेंगे। सार्थक आत्मविश्वास से भरा है। वह पहले से ही कम 7वें स्तर का मछुआरा है। अगर उसे यह डर न होता कि दूसरे उसे बहुत ही भयानक समझ लेंगे तो उसके लिए 8वें स्तर तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होती। स्कूल। सभी लोग जल्दी आ गए थे। कुछ लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जबकि कुछ बेहद घबराए हुए थे। लेकिन सार्थक जानता था कि सभी घबराए हुए हैं और हंसी उनके अंदरूनी तनाव को छुपाने का एक तरीका मात्र थी। जब अमृता ने सार्थक को देखा तो उसने उसे आंख मारी। अमृता को देखते ही सार्थक को उसमें कुछ अलग सा एहसास हुआ और उसने आश्चर्य से पूछा, तुमने सफलता हासिल कर ली है? अमृता ने आश्चर्य से पूछा, आपने यह बात नोटिस की? सार्थक, आप बेहद तेजस्वी और ऊर्जा से भरपूर दिख रहे हैं, आपने अवश्य ही कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की होगी। अमृता ने उत्साह से कहा, हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे घर में बंद कर दिया था, उसी दिन मुझे सफलता मिल गई और पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी साधना को और मजबूत कर रही हूँ। इस बार मैं शीर्ष 100 में जगह बनाने की कोशिश करूंगी। सार्थक, तो फिर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अमृता, आपका क्या हाल है? मेरे पिताजी ने बताया कि आपने हाल ही में दुनिया का सबसे बेहतरीन बारबेक्यू स्टैंड खोला है। वहाँ का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। क्या आप मुझे बाद में कुछ छूट दे सकते हैं? सार्थक ने देखा कि अमृता लगभग लार टपका रही थी और वह समझ गया कि यह लड़की निश्चित रूप से लंबे समय से उस पर नजर रख रही थी। सार्थक, बिल्कुल, आप इसे अपनी इच्छानुसार सस्ते में प्राप्त कर सकते हैं। अमृता, एक बड़े क्लैम के बदले 10 समुद्री सिक्के कैसे रहेंगे? सार्थक चौंक गया और उसने उदास चेहरे से अमृता की ओर देखा। सड़क पर जाओ और 10 समुद्री सिक्कों में एक विशाल सीप खरीदने की कोशिश करो, शायद वह भी पर्याप्त न हो। अमृता, आप जो चाहें कीमत तय कर सकते हैं। सार्थक ने इस बारे में सोचा और फिर मना कर दिया। आखिर तनवीर के अलावा अमृता ही यहाँ उसकी इकलौती दोस्त लग रही थी। इसलिए उसने आलस से हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, 10 समुद्री सिक्कों की बात भूल जाओ। अगर खाना है तो मुफ्त में खा लो, जितना चाहो खा लो, बस कुछ भी बर्बाद मत करना। सच में? अमृता खुशी से उछल पड़ी। जब से उसके पिता उस दिन उसके लिए बारबेक्यू लाए थे, तब से वह हर समय बारबेक्यू के बारे में सोच रही थी। उसे लगता था कि ये दुनिया का सबसे अद्भुत स्वाद है और यहाँ तक कि सी बथॉर्न का स्वाद भी बारबेक्यू जितना अच्छा नहीं हो सकता। सभी ध्यान दें। तभी प्रधानाचार्य ने पूरे ऑपरेशन पर चिल्लाया, प्रिय विद्यार्थियों, आपको मछली पकड़ने की परीक्षा का अर्थ पता होना चाहिए। लेकिन दबाव महसूस न करें, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। याद रखें, जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चला जाना।